नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लूसेंट सामान्य विज्ञान का केमिस्ट्री का एक धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूं, ठीक है, जिससे आपको कोई भी एग्जाम आप दिए होंगे या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसमें आपको इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल गया होगा। और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं बना है, चाहे समझ में नहीं आया है, तो आज के वीडियो देखने के बाद आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो दोस्तों आज का जो वीडियो है, खास करके रेलवे, एसएससी और पीसीएस, जितने भी स्टेट के पीसीएस हैं, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। कुछ कुछ वर्ड इसमें ऐसा है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा, इसलिए पहले आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव तो ऑटोमेटिक आपको बनने लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो रासायनिक बंधन क्या है? रासायनिक बंधन जो है दोस्तों, एक परमाणु, जैसे कि कोई तत्व है, ठीक है, कोई तत्व का अणु है। अणु में क्या होता है कि बहुत सारा परमाणु मिलकर के अणु बनाता है। किसी भी तत्व का बहुत सारा परमाणु मिलकर के अणु बनाता है, ठीक है, या दो तीन तत्व जो मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अणु जो है, अणु में जो परमाणु है, जो एक दूसरे से परमाणु जिस बंधन से बंधे रहते हैं, उसी को बोलते हैं रासायनिक बंधन। जैसे एक ये सब मिलकर के एक अणु बनाएगा, ठीक है, ये सब मिलकर के एक अणु बनाएगा। अणु के अंदर में जो परमाणु सब होता है, वो सब जिस बंधन से बंधा रहता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक बंधन, ठीक है। और ये जो बंधन है, ये यहाँ पर फोर्स रहता है, यहाँ पर बल पूर्वक क्या होता है कि बंधन बंधा रहता है एक दूसरे से, ठीक है। तो उसी बल को बोलते हैं रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन क्या है कि एक प्रकार का बल होता है, जिस बल से एक या दो से अधिक परमाणु जो है एक दूसरे से बंधे रहते हैं। चलिए आपको ये समझ में आ गया कि रासायनिक बंधन क्या होता है। अब हम लोग रासायनिक बंधन जो है ये तीन प्रकार का होता है, ठीक है। रासायनिक बंधन जो है वो तीन प्रकार का होता है और तीनों प्रकार के रासायनिक बंधन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको कुछ टॉपिक जो है सो समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अक्रिय गैस जो है, अभी तक जो प्रकृति में जितने भी ज्ञात अक्रिय तत्व है, अक्रिय गैस है, वो सब कितने हैं, तो वो कुल मिलाकर के 6 अक्रिय गैस जो है अभी तक प्रकृति में ज्ञात है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अभी तक जो नेचर में, प्रकृति में कितने अक्रिय गैस ज्ञात है, तो वो हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन सा है, इसके लिए एक ट्रिक है कि अक्रिय गैस कौन कौन सा जो है प्रकृति में प्राप्त है, तो वो ट्रिक है कि है ना अगर कर 0 रन। आपको ट्रिक क्या याद रखना है ना अगर कर 0 रन। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो आपको अगरकर के बारे में जरूर पता होगा। अगरकर जो थे क्रिकेट खिलाड़ी थे, तो आपको ट्रिक क्या याद रखना है ना अगर कर 0 रन। क्या याद रखना है ना अगर कर 0 रन। है मतलब हीलियम, ना मतलब नियोन, है मतलब हीलियम, ना मतलब नियोन, अगर मतलब आर्गन, AR, अगर मतलब आर्गन, कर मतलब क्रिप्टन, KR, 0 मतलब जेनॉन और रन मतलब रेडॉन, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा कि प्रकृति में अभी तक जो है सो सिर्फ 6 अक्रिय गैस ज्ञात हैं, जो है ना अगर कर 0 रन, है ना अगर कर 0 रन, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हीलियम को छोड़ करके नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन जो है, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यानी कि ना अगर कर 0 रन, है को अगर हम छोड़ देंगे तो ना अगर कर 0 रन जो है, इसके बाह्यतम कक्षा में, सभी के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अक्रिय गैस जो है हीलियम को छोड़ करके जितने भी अक्रिय गैस हैं सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अक्रिय गैस नाम से स्पष्ट है, अक्रिय गैस यानी कि वह किसी से भी क्रिया नहीं करता है, किसी भी दूसरे तत्व से क्रिया नहीं करता है, इसलिए उसको बोलते हैं अक्रिय गैस। ठीक है, इनर्ट गैस। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और जो अक्रिय गैस जो होता है सर्वाधिक अस्थायी होता है। ठीक है, सर्वाधिक अस्थायी होता है और 8 इलेक्ट्रॉन के समूह को अष्टक कहते हैं। अक्रिय गैस का जो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उस 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? अष्टक। 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? अष्टक कहते हैं, यानी कि ऑक्टेट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्टेट। ठीक है। और हीलियम में क्या होता है कि हीलियम में बाह्यतम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सर्वाधिक अस्थायी ये भी होता है। हीलियम भी सर्वाधिक अस्थायी है और केवल 1 कक्षा होता है। तो देखिए यहाँ पर जिस अक्रिय गैस में केवल एक ही कक्षा हो तो उसमें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²। आप अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर पहला कक्षा का वैल्यू 1 है यानी 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, तो हीलियम में एक ही कक्षा होता है, इसलिए इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही बाह्यतम कक्षा में होते हैं, तो भी ये सर्वाधिक अस्थायी होता है यानी कि स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हीलियम को छोड़ करके जितने भी अक्रिय गैस हैं उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह सर्वाधिक अस्थायी है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के अगर बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या उस परमाणु में एक ही कक्षा है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह सर्वाधिक अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, वह दूसरे से अभिक्रिया उसके बाद नहीं करेगा, यानी कि वह अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में बाहर से इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट करना या उनमें से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना संभव नहीं है, इसलिए बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जो अक्रिय गैस है उसके बाह्यतम कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन है उस 8 इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं, उस 8 इलेक्ट्रॉन को न हम उससे बाहर निकाल सकते हैं और न ही हम बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षा में इंटर करा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि उसका जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि इन गैसों का परमाणु जो है जो मुक्त अवस्था में रहता है। इन गैसों का जो परमाणु है मुक्त अवस्था में रहता है, किसी से अभिक्रिया किया ही नहीं तो वह किसी के साथ जुड़ेगा ही नहीं, तो वो तो मुक्त अवस्था में ही घूमता रहेगा। जो किसी के साथ जुड़ा ही नहीं वो तो मुक्त अवस्था में ही घूमता रहेगा। ठीक है, अब आगे है कि अक्रिय गैसों को छोड़कर जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु के बाह्यतम कक्षा अस्थायी होते हैं। अक्रिय गैस यानी कि जो गैस अभिक्रिया किसी से नहीं करता है उसका बाह्यतम कक्षा अस्थायी होता है, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन को हम इंटर करा सकते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन को हम बाहर करा सकते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वही अभिक्रिया में भाग लेता है और जब तक वह इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं, लेगा नहीं, चाहे साझेदारी नहीं करेगा, तब तक वह अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। तो उसमें क्या होता है कि अक्रिय गैस को छोड़ करके जितने भी तत्व हैं अक्रिय गैस को छोड़ करके सभी में क्या होता है कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि उसका जो बाह्यतम कक्षा है वो अस्थाई नहीं है यानी अस्थाई है। इसलिए वो क्या करता है कि अभिक्रिया में भाग लेता है और वो चाहता है कि कोई भी तत्व जो अक्रिय गैस के आसपास उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो चाहेगा कि मेरा जो है सो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस की तरह हो जाए। अक्रिय गैस को छोड़कर जितने भी तत्व हैं उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वह अस्थाई होता है। अक्रिय गैस को छोड़कर कोई भी गैस और अक्रिय गैस को छोड़कर कोई भी तत्व जो अस्थाई होता है तो वो चाहता है कि हम अस्थाई हो जाए। कोई भी आदमी हो चाहे कोई भी हो दुनिया में, वो क्या चाहता है कि वो अस्थाई हो जाए, और अस्थाई रहना कोई नहीं चाहता है। तो अक्रिय गैस तो अस्थाई है, पहले से अस्थाई है, लेकिन जो अक्रिय गैस नहीं है वो चाहता है कि हम भी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कहीं से और हम भी अस्थाई हो जाए, ये उसकी प्रवृत्ति होती है। ठीक है,
तो अष्टक पूरा करने की प्रक्रिया, अब जो अक्रिय गैस को छोड़ करके जितने भी तत्व है वो इलेक्ट्रॉन को ले करके अस्थायी हो रहा है या इलेक्ट्रॉन को दे करके अस्थायी हो रहा है या साझेदारी करके अस्थायी हो रहा है, उसके बारे में हम लोग आज आगे देखते हैं। तो वो जो 3 प्रकार से अस्थायी हो सकता है, कोई भी जो तत्व है जो अक्रिय गैस नहीं है वो 3 प्रकार से अष्टक को पूरा कर सकता है, यानी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर सकता है। तो अगर इस परमाणु को अस्थायी होना है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है 8 से, तो यह क्या करेगा, दूसरे परमाणु को दे देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दे देगा, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन दे करके अस्थायी होगा। और दूसरे नंबर पे आता है कि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले करके अस्थायी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें ले करके। और तीसरे नंबर पे आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब ये इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, अब ये 9 इसको दे सकता है, अब 9 इससे ले सकता है, ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई तुम्हारे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है और मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा, ये वाला परमाणु इसको 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका इधर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका इधर चला गया, यानी कि ये परमाणु भी, इस परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन कम था तो ये दे दिया इसको, इसमें 2 कम था तो ये दे दिया इसको, यानी कि दोनों का अष्टक पूरा हो गया, दोनों अस्थायी हो गया, यानी कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दे करके, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ले करके, इसको बोलते हैं साझेदारी करके, तीनों परमाणु अस्थायी हो गया। तो अष्टक पूरा करने की प्रक्रिया जो 3 प्रकार की होती है, एक इलेक्ट्रॉन दे करके, इलेक्ट्रॉन ले करके और एक साझेदारी करके। तो इसी में जो बॉन्ड बनता है, दोनों के बीच, तो इसी बॉन्ड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार का बॉन्ड किस में बनता है। इलेक्ट्रॉन देंगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कैसा रासायनिक बंधन बनेगा, इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेंगे तो कैसा रासायनिक बंधन बनेगा। अब हम लोग देखेंगे कि आयन, अब जो है सो इलेक्ट्रॉन इसको हम दिए हैं तो इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा दोनों में। इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो दोनों में परिवर्तन होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन ये जो है इसे ले रहा है तो कुछ ना कुछ दोनों में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो आयन क्या होता है, आयन तो विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। अब जो ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर कुछ आवेश आएगा, इस पर कुछ आवेश आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। ऐसे जनरली देखा जाए तो परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि परमाणु कैसा होता है, तो परमाणु बेसिकली उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इंटर करेंगे तो वो उस पर क्या होता है, आवेश आ जाता है, ठीक है। तो उसी आवेश युक्त परमाणु को हम लोग कहते हैं आयन। इसको जैसे ये हो गया, ये सोडियम, ये सोडियम परमाणु है, ये क्या है, सोडियम परमाणु है। लेकिन अगर यहाँ पर सोडियम प्लस हो गया तो ये हो गया, इस पर आवेश आ गया, इस पर आवेश आ गया, इसको बोलते हैं सोडियम परमाणु नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम आयन, ठीक है। तो विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं, ठीक है। जैसे Na प्लस, Mg प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस को हम लोग Mg2 प्लस भी पढ़ते हैं, Mg प्लस प्लस को Mg2 प्लस भी पढ़ते हैं, और Cl माइनस, ये Cl माइनस। अब एक चीज़ आता है कि Na पर प्लस है, Cl पर माइनस है, तो ये Na प्लस और Cl माइनस कैसे हुआ, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा किस पर प्लस होगा और किस पर माइनस होगा, ठीक है। अब जो है आयन जो है वो भी 2 प्रकार का होता है, जो आयन्स है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। धनायन का इंग्लिश होता है केटायन, ऋणायन का इंग्लिश होता है एनायन, ठीक है। तो धनायन मतलब होता है जिस आयन पर धनावेश हो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो, जिस आयन पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको बोलते हैं धनायन, यानी धनावेश हो। जिस पर निगेटिव चार्ज हो उसको बोलते हैं ऋणावेश, यानी जिस पर ऋणावेश हो उसको बोलते हैं ऋणायन। जैसे सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे बाहर तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो उस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, तो अगर किसी परमाणु के नाभिक से, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर कर देंगे तो यानी कि क्या होगा कि उस पर से एक नेगेटिव चार्ज बाहर हो जाएगा। अब एक नेगेटिव चार्ज बाहर हो गया, अब जैसे देखिए
मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा करके मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ इसको। जैसे देखिए ये परमाणु है, ठीक है। अब इसके नाभिक में 4 पॉजिटिव चार्ज है। इसके नाभिक में कितना पॉजिटिव चार्ज है? 4 पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि किसी परमाणु का नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है, ठीक है। तो इसमें जो है सो 4 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि बाहर में 4 नेगेटिव चार्ज होगा, घूम रहा होगा, तभी तो ये परमाणु उदासीन है। 4 पॉजिटिव चार्ज चारों नेगेटिव को क्या करता है? कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो परमाणु क्या होता है? उदासीन हो जाता है। लेकिन इसमें से क्या किया हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो एक आवेश अंदर में माइनस ऋणावेश खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 का तो 3 कैंसिल कर दिया, 3 का 3 कैंसिल कर दिया, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज ये बच गया, तो वही पॉजिटिव चार्ज क्या जाता है? सोडियम पर आ जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस परमाणु पर, और एक इलेक्ट्रॉन को अंदर करने से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब है कि किस तत्व के परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होगा, किस तत्व के परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि जितने भी धातु हैं, आपको मैं जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, यानी कि आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा, तो आपको पूरा याद करा दूंगा कि कौन सा तत्व धातु है, कौन सा अधातु होता है, ठीक है, और कौन सा उपधातु है, कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो मैं सारा आपको याद करवा दूंगा, आप लोग बस दिल थाम के वीडियो को देखते रहिए। तो जितने भी धातु तत्व हैं, जितने भी धातु हैं, सभी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जितने भी धातु तत्व हैं वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को कहता है कि तू भाई इलेक्ट्रॉन तू निकल जा, हमसे इलेक्ट्रॉन निकल जा, और ये जो प्रवृत्ति होती है उसकी, ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए धातु जो है, धातु को हम लोग विद्युत धनात्मक बोलते हैं। जो भी परमाणु, जो भी तो तत्व है, वो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल करके, इलेक्ट्रॉन बाहर करके, इलेक्ट्रॉन को फेंक करके अपने से धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, यानी कि वो क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व है, ठीक है। और अधातु में इसका उल्टा होता है। अधातु क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच के ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब खींचता है, इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो ऋणायन यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन जब बाहर करेगा तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अधातु क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, अपने तरफ खींच करके वो क्या करता है कि नेगेटिव आयन यानी कि ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। तो इसलिए अधातु को हम लोग विद्युत ऋणात्मक तत्व बोलते हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो आपको समझ में आ गया कि किस तत्व पर पॉजिटिव चार्ज होगा, किस तत्व के परमाणु में नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। धातु, अगर कोई भी तत्व धातु है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वो अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज लाएगा, यानी कि धनायन बनाएगा। और कोई तत्व अगर अधातु है तो वह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच करके, इलेक्ट्रॉन को अपने में इंटर करा करके वो क्या चाहेगा कि मेरा ऋणायन बन जाए, क्योंकि वह विद्युत ऋणात्मक होता है। जितने भी धातु हैं विद्युत धनात्मक होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आती है यहाँ पर कि कोई, जैसे सोडियम, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये सोडियम है और ये सोडियम प्लस है, ठीक है। तो इसमें से किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा? एक सोडियम है, एक सोडियम प्लस है, तो इसमें किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा? तो इसमें आपको पता है कि इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये बना है। इसमें ये सोडियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का तो कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, यानी कि जो उदासीन परमाणु है उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। जो उदासीन परमाणु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जो आयन है, अगर धनायन है तो उसका द्रव्यमान कम होगा, और ऋणायन है तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगA ऋणायन कहने का मतलब, अगर यहाँ पर Cl और Cl माइनस है तो Cl माइनस का द्रव्यमान Cl से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसमें तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन को हम फेंक रहे हैं तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संयोजकता यानी कि वैलेंसी। तो संयोजकता जो है सो लैटिन वर्ड वैलेंसिया, ठीक है। संयोजकता जो लैटिन वर्ड है वैलेंसिया, तो वैलेंसिया से बना है, जिसका जो हिंदी होता है वो होता है क्षमता, पावर। तो संयोजकता जो है सो लैटिन वर्ड वैलेंसिया से बना है, जिसका हिंदी क्या होता है? क्षमता यानी कि पावर, ठीक है। तो तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं, सीधा सीधा है।
कि तत्वों का जो परमाणु है, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों का जो परमाणु है आपस में एक दूसरे से संयोजन करके जोड़ने की क्षमता होती है, उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता जितना ज़्यादा होगा उसकी जोड़ने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरे शब्दों में तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता, दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है कि अपने निकटतम अक्रिय गैस की भांति इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण किया जाता है उसे परमाणु की संयोजकता कहते हैं, ठीक है। एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिस भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो अक्रिय गैस जैसा नहीं है, यानी कि वो परमाणु अस्थायी है, तो वो चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके या साझेदारी करके हम अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लें। तो जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वही इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है सो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर कोई भी ले लीजिए, जैसे यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो ये जो परमाणु है ये तत्व का, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि सोडियम जो है, सोडियम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में नहीं आता है तो मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टॉपिक से एक प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ पर देखने के बाद सारा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ जाएगा। तो ये सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, यानी कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसमें से एक ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक है इसको निकालना पड़ेगा सोडियम से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन 2 और 8 हो जाएगा, जो कि नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान हो जाएगा, यानी कि ये अब अस्थायी हो गया, ये अस्थायी हो गया अब। तो सोडियम प्लस जो है अस्थायी होता है, सोडियम अस्थायी होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है ये, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अब क्लोरीन के एग्जाम्पल क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन का 287 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब इसमें क्या है कि इसमें तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना करेगा, तो नहीं तो अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से ज़्यादा आसान है कि किसी से एक ही इलेक्ट्रॉन को वो अपने तरफ खींच ले। तो ये क्या करता है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ किसी से ले लेता है, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 288, यानी कि ये जो है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो Cl माइनस ये अस्थायी था, ये अस्थायी हो गया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, गेन कर रहा है, तो इसका संयोजकता भी 1 हो जाएगा, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन का वो दे रहा है ले रहा है तो वही जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वही हो जाएगा क्या, संयोजकता हो जाता है तत्व का, ठीक है। किसी भी तत्व की संयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर रहता 5, मान लीजिए 5 रहता, तो ये क्या करता कि अब ये 5 तो देगा नहीं, तो इसलिए क्या करता है ये 3 किसी से ले लेता। इसलिए किसी भी तत्व की संयोजकता जो होती है वो 4 से अधिक नहीं होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है दोस्तों। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सारा क्लास आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपको दिया जाएगा। और जैसे ही सारा क्लास आपका ख़त्म होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव का ढेर सारा हजार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे आपका साइंस पोर्शन इतना मजबूत हो जाएगा कि आप सेट बनाओगे तो उसमें सिर्फ सबसे पहले तो साइंस का क्वेश्चन खोज के ही बनाओगे उसको। इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमें भी बहुत खुशी मिलती है। एक भी सब्सक्राइबर अगर बढ़ता है इस वीडियो से तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है और आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक बंधन के प्रकार, यानी कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, और सभी के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।